Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with requisite of a valid custom. Requisite of a valid custom जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि अगर कोई भी कस्टम वैलिड है तो उसको वैलिड होने में क्या चीज़ें जो है वो नेसेसरी है वो हम लोग देखेंगे। तो रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कस्टम समझ में आ रहा है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इमेमोरियल। यह है फर्स्ट पॉइंट। क्या है बताओ? इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? इमेमोरियल का मतलब होता है कि बहुत पहले से ये चलता हुआ आ रहा है, एंटीक है। क्या है बताओ? एंटीक है। समझ में आ रहा है? अ कस्टम मस्ट बी एंशियंट एंड हैव एग्जिस्टेड सो लॉन्ग दैट इट ओरिजिन्स इज बियॉन्ड मेमोरी। कि इतना ज्यादा पहले से ये चलता आ रहा है कि उस वो ओरिजिनेट कहाँ से हो हुआ है वो बियॉन्ड मेमोरी का हो। मतलब बियॉन्ड मेमोरी, ये तुम्हारे मेमोरी के बाहर हो कि यार ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसको कहा जाता है कस्टम। एंशियंट होना चाहिए। ठीक है। अब इन इंग्लिश लॉ देखो, ये वाला लाइन जो है ना, सब लोग जो है वो सेटिस्फाई या फिर एग्री नहीं करेंगे इस लाइन से कि यार कहाँ से ओरिजिन हुआ हो वही भूल जाए हम लोग, वही हम लोग बियॉन्ड मेमोरी चले जाए तब जाके कस्टम। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल भाषा में समझो कि जो कोई भी कस्टम रीति रिवाज जो चलता हुआ आ रहा है, नेसेसरी नहीं है कि तुम भूल जाओ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर किसने स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत एंटिक होना चाहिए, बहुत एंशियंट होना चाहिए। इस लाइन का मतलब सिर्फ यही है कि इतना ज़्यादा पुराना होना चाहिए कस्टम कि तुमको पता ही नहीं चले कि कहाँ से कब से ये स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? इन इंग्लिश लॉ लीगल मेमोरी डेट्स बैक 1189। ठीक है। तो यहां से लीगल मेमोरी स्टार्ट होता है। यहां से लीगल मेमोरी स्टार्ट होता है। लीगल मेमोरी का मतलब होता है कि इसके बाद से जितनी भी तुम्हारे पास सबूत है उसको एक्सेप्टेंस मिलता है। उसके पहले जो भी है वो लीगल मेमोरी नहीं है, क्योंकि शायद वो म्यूटिलेटेड हो। म्यूटिलेटेड मतलब शायद वो मतलब सही नहीं हो। समझ में आ रहा है? इन इंडिया, अब देखो ये फॉरेन वाला लॉ तुम पढ़ रहे हो तो फॉरेन वाले नियम जो है जो ये लागू होगा। इसमें टेंशन ऐसा नहीं लेना है कि यार सर यार लेकिन तो हमारा जो 5,000 साल पहले जो हमारा एग्जिस्टेंस था वहाँ से जो नियम कानून चलते हुए आ रहे हैं क्या वो कस्टम नहीं है? क्या नहीं, वो भी कस्टम है। उसको टेंशन नहीं लेना है, वो भी कस्टम है। इन इंडिया द कस्टम मस्ट सिंपली बी प्रूवन टू बी एंशियंट। इंडिया में सिर्फ तुम ये प्रूव कर दो कि जो कस्टम है वो एंशियंट है, बस तब जाके वो वैलिड कस्टम हो जाएगा। सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। अनएम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब होता है एक चीज का अलग अलग मतलब। ठीक है। एक चीज का अलग अलग अर्थ निकलना। ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर तुम वर्ड बोल रहे हो, इसका अलग अलग अगर अर्थ निकल रहा है तो वो एम्बिगियस हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कस्टम है वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि यही है कस्टम, ये हो सकता है, इस प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। मतलब एक वर्ड का मतलब वो जो कस्टम है उसका एक ही जो है अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अलग अलग अर्थ हो। समझ में आ रहा है? इट शुड नॉट बी वेग और ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। इस बात का ध्यान रखें। सर वेग का मतलब क्या होता है? नया नया वर्ड सुनने को मिला है सर। वेग का मतलब क्या होता है बता दो। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। क्या बताओ? लिख लो, अगर तुम भूल जाओगे ना तो लिख लो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। अगर ये है तो मतलब ये वेग है। समझे बापू जी? समझे भाई मेरे? बताओ ना। वेग का मतलब नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो क्या बताओ ना, आपका जो कस्टम है वो क्या नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या फिर क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए? ऑब्वियसली सर जो कस्टम होना होगा ना वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तो यहीं पर यही बता रहे कि इट शुड नॉट बी वेग और ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं निकलना चाहिए सर। इंटरप्रिटेशन का मतलब इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब निकलना। मल्टीपल मतलब नहीं निकलना चाहिए उस चीज का। मल्टीपल क्या बताओ मतलब? समझ में आ रहा है? मल्टीपल अर्थ नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कस्टम का। सर्टेन होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट है सर्टेनिटी। एग्जामिनेशन में अगर तुम इमेमोरियल सर्टेनिटी सिर्फ यही लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स कम मिलेगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। इनकी मीनिंग्स ही तुम एक्सप्लेन कर दो, काफी है। रीजनेबल होना चाहिए, ऑब्वियसली अनरीजनेबल तो नहीं होना चाहिए। बेनिफिशियल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए।
ठीक है, अगर बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी के लिए तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ जी, वो कस्टम वैलिड नहीं होगा, वो कस्टम वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वहां पे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए और गुड कंसाइंस होना चाहिए, इनके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारे कस्टम का। अगर तुम्हारा कस्टम जस्टिस नहीं इनजस्टिस दिला रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब क्या, इसका उल्टा, जस्टिस के साथ मिल नहीं रहा है, अगर जस्टिस के साथ नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि वो इनजस्टिस है, राइट। तो इनजस्टिस, अगर जस्टिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब जस्टिस का उल्टा है, तो वो वैलिड कस्टम नहीं है। इक्विटी, इक्विटी के खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है। गुड कंसाइंस, इनका मीनिंग आराम से सीखेंगे हम लोग आगे जाके, इनके अगर खिलाफ है तो वो वैलिड कस्टम नहीं रहेगा। फिर देखो कंपलसरी ऑब्जर्वेंस, देखो क्या है बताओ, कंपलसरी ऑब्जर्वेंस। देखो कोई भी कस्टम है ना, ये कंटिन्यूसली ऑब्जर्व होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब क्या होता है कि पकड़ लो 5 साल से कोई कस्टम चला, फिर अगले 15 साल वो कस्टम चला ही नहीं, तो वो वैलिड कस्टम नहीं है। विदाउट एनी इंटरप्शन ये लगातार कंटिन्यूसली चलना चाहिए, एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर चलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी जाके वैलिड कस्टम है। तो कंपलसरी, कंपलसरी ऑब्जर्वेंस, सब लोग ऑब्जर्व करेंगे इस कस्टम को कंपलसरीली एवरी ईयर, तब जाके वो वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी कस्टम को फॉरबिडन किया गया है बाय द लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट में हम लोगों ने रूल निकाल के कस्टम को इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक है, उसको फॉरबिड कर दिया, उसको बंद कर दिया कस्टम को फॉलो करना, तो वो कंटिन्यूसली इनवैलिड ही रहेगा। फिर है यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब क्या होता है यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन? इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस कस्टम का, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है, सबके ओपिनियन में वो कस्टम एक्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके वो बनेगा कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल। अगर कम्युनिटी में 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोग जो है कस्टम को वैलिड मानते हैं, 50 लोग कस्टम को इनवैलिड मानते हैं, तो वो वैलिड कस्टम नहीं करेंगे हम लोग। सब लोग जब जाके इस कस्टम को वैलिड मानेंगे तब जाके हम लोग इसको क्या करेंगे, वैलिड कस्टम का दर्जा देंगे। इफ इट इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल चॉइसेस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए वैलिड कस्टम। अगर सब सब देखो, कस्टम का मतलब क्या होता है, तुमको फॉलो करना है, तुमको सही लगे नहीं लगे, ठीक है, तुम कस्टम फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा कस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तुम्हारा जो है वाइफ है कस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तुम्हारा रिलेटिव्स कस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअलिटी के ऊपर रख दिए हम लोग, तुम फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के कस्टम्स को हम लोग वैलिड नहीं मानते। कस्टम का मतलब होता है नियम जिसको सबको फॉलो करना है, ठीक है, एंसेस्ट्रियल नियम मतलब हिस्टोरिकल नियम है, तो सब फॉलो करेंगे। अब पकड़ लो 1 करोड़ लोग में से पकड़ लो 5 आदमी 10 आदमी नहीं मान रहे, तो वो अलग चीज है, लेकिन इंडिविजुअलिटी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे कस्टम फॉलो करना, तो वो कस्टम नहीं होगा। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये होता है कि घर में अगर 5 मेंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, घर में अगर 5 मेंबर है तो ये सबके मन के ऊपर है कि वो फॉलो करेंगे कि नहीं। अगर इस प्रकार का छूट दिया जाए तो वो कस्टम नहीं होता, तो वो वैलिड कस्टम नहीं होता। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, इंडिविजुअलिटी चॉइसेस के ऊपर हम लोग नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट देखो, पीसफुल इंजॉयमेंट। ऑब्वियसली पीसफुली ऑब्जर्व होना चाहिए विदाउट एनी डिस्प्यूट और लीगल चैलेंजेस, तब जाके वो क्या कस्टम हम लोग सोसाइटी में एप्लीकेबल कर पाएंगे। यस और नो? ऑब्वियसली सर यस। अगर पीसफुली ऑब्जर्व ना हो, अगर पीसफुली ऑब्जर्व ना हो, ऐसा कोई कस्टम है जिसके कारण सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं, तो बताओ वो क्या हम लोग कस्टम को वैलिड मानेंगे? नहीं मान पाएंगे ना। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्लियर नहीं हो तो आप ज़रूर आप मुझको बताओ कि सर क्लियर नहीं है, तो मैं क्लियर करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बवाल तरीके से करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि आज के क्लास एंड और एक क्लास लगा के ये कंप्लीट कर दूं, या अगर हो सके आज के क्लास में कंप्लीट होना तो कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होना चाहिए कि कस्टम शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद अदर स्टैब्लिश्ड कस्टम, ठीक है। एक कस्टम तुमने स्टैब्लिश किया और दूसरे कस्टम जो है वो भी स्टैब्लिश्ड है, दोनों जो है आपस में नहीं मिलते, तो इस प्रकार के कस्टम को हम लोग वैलिड नहीं मान सकते। कस्टम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं देता, उस प्रकार के कस्टम्स को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? सो द कस्टम मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद अदर कस्टम्स, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द लीगल फ्रेमवर्क। जो नियम कानून देश में चालू है उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कस्टम है कि भाई मेरे
अगर इस प्रकार का कस्टम है कि भाई मेरे देखो ना, तुम जो देश के नियम के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस प्रकार के कस्टम को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है सर? प्रेसिडेंस मतलब हिस्टोरिकल या फिर प्रीवियसली गिवन लॉस, प्रीवियसली जो हम लोगों ने लॉ बनाया, ठीक है, प्रीवियसली जो डिसीजंस हम लोगों ने सुनाया, DECISIONS, प्रीवियसली जो हम लोग मतलब कौन? कोर्ट, जजेस ने जो प्रीवियसली डिसीजंस सुनाए, उस डिसीजन के बेसिस पे लॉ बन जाना। ठीक है, एक एक एग्जांपल दे दूं सर, सबरीमला टेम्पल का केस जो है, सबरीमला टेम्पल का केस एक बार आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, सबरीमला टेम्पल का केस एकदम नया फ्रेश, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ज़्यादा साल नहीं हुआ है, जिसके मतलब एक नया केस जो है, एक नया लॉ जो है बना था वहाँ पे। ठीक है, वो देख सकते हो आप। अब डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे हम लोग, फटाफट यहाँ से देख लेंगे। प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजन दैट सर्व्स एज गाइड और अथॉरिटी फॉर फ्यूचर केसेस। जो डिसीजन जुडिशरी में जजेस ने दिया है प्रीवियसली, पहले, वो क्या बन जाता है? वो एक गाइड बन जाता है, वो एक गाइड बन जाता है फ्यूचर केसेस के लिए, राइट? फ्यूचर केसेस के लिए। तो सिमिलर कोई भी फैक्ट, सिमिलर कोई भी इशू अगर जजेस के पास आया, तो जो प्रीवियसली डिसीजन सुनाया गया उसी को चिपका देंगे, उसी को चिपका देंगे। सो इससे क्या होगा? टाइम बचेगा। ओनली डिसीजंस दैट स्टैब्लिश अ न्यू रूल और प्रिंसिपल आर कंसिडर्ड प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हर जज का जजमेंट प्रेसिडेंट नहीं होता, सिर्फ वही जजमेंट जिससे कोई नया रूल बनता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। समझ में आ रहा है? जिससे कोई नया रूल बनता है वो बन जाता है प्रेसिडेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर सर। उसके बाद देखेंगे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइज। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइज एक लैटिन टर्म है जिसको कहा जाता है टू स्टैंड बाई द थिंग दैट इज डिसाइडेड, या फिर तुम कह सकते हो टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड। इसका मतलब ये होता है कि जो तुमने डिसीजन लिया उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत, उसके साथ रहो। जो तुमने डिसीजन लिया, जो तुमने पास्ट में डिसीजन लिया, जजेस ने पास्ट में डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने पास्ट में डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन को पकड़ के रखो जितना हो सके। जितने सिमिलर केसेस तुम लोग लेकर आओगे, सभी सिमिलर केसेस पे यही जजमेंट तुम सुनाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो द प्रिंसिपल दैट कोर्ट्स शुड फॉलो प्रेसिडेंस इन फ्यूचर केसेस इज नोन एज स्टेयर डिसाइज। ठीक है, हायर कोर्ट ने कोई नया नया लॉ निकाला, कैसे? जजमेंट दिया एक नए केस पे, जो पहले केस ये कभी सुना ही नहीं था, उस केस पे जजमेंट दिया। तो ये जो जजमेंट है ये वन ऑफ इट्स काइंड है, तो ये बन क्या गया? लॉ। ठीक है, अब ये जो जजमेंट सुनाया गया, इसी को बोला जा रहा है कि स्टेयर डिसाइसिस को पकड़ के रखो। जितनी भी लोअर कोर्ट्स है, जितने भी लोअर हाई कोर्ट के नीचे के, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, उसके नीचे क्या कौन है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे क्या है? बहुत सारे कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट है, ये कोर्ट है, वो कोर्ट है। तो जितने भी कोर्ट्स है सबको फॉलो करना है। हाई कोर्ट का डिसीजन सब पे लागू, और सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे कोर्ट्स पे लागू, और हाई कोर्ट का डिसीजन उसके नीचे के जो कोर्ट्स है उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम अगर ऊपर वाले कोर्ट हो, तुमने किसी भी नए टॉपिक के ऊपर, तुम अगर ऊपर वाले कोर्ट मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तुमने नए टॉपिक के ऊपर डिसीजन सुनाया, अब उसी डिसीजन को तुम पकड़ के रखो। उसी डिसीजन को बोला जा रहा है कि जितने भी लोअर कोर्ट्स है, जैसे कि हाई कोर्ट के नीचे भी बहुत सारे कोर्ट्स है, वो सारे कोर्ट क्या करेंगे? उस डिसीजन को पकड़ के रखेंगे। स्टेयर डिसाइज, लैटिन वर्ड क्या है, क्या बताओ मीनिंग क्या है? टू स्टैंड बाय द थिंग दैट इज डिसाइडेड। ठीक है, तो स्टैंड रखो, ठीक है, स्टैंड रहो उस डिसीजन के साथ, और सिमिलर केसेस में वही डिसीजन को चिपकाओ। समझ में आ रहा है? दिस इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस इन द लीगल सिस्टम। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्या है बताओ? प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। दिन के अंत में हम लोग, ये तो पता है हमको कि हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ देख रहे हैं, तो हम लोग प्रेसिडेंस क्या है? एक प्रकार का सोर्स ऑफ लॉ है, ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। स्पेशली इन कॉमन लॉ लाइक इंडिया, यूके एंड यूएस, दे प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम बाय इंश्योरिंग सिमिलर केसेस आर ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि भैया, कि जितने भी केस आएंगे ना, क्योंकि भैया इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का न्यू केस में कोई जजमेंट सुनाया, तो वो जजमेंट जो है प्रेसिडेंट बन गया। नया केस है, नया केस में जजमेंट सुनाया तो प्रेसिडेंट बन गया। अब ये प्रेसिडेंट सारे लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट भी फॉलो करेगा, उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जो कोर्ट्स है ना, ये फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? इससे
कोई भी देखो, कोई भी बंदा, कोई भी छोटा मोटा बंदा जो लोअर कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो भाई मेरे, बहुत खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ठीक है। और डायरेक्टली तो तुम जा ही नहीं सकते, वो अपील कर करके तुमको जाना होगा, पहले हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद अपील करोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और बहुत पैसे खर्च होता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जितने भी छोटे मोटे लोग लोअर कोर्ट्स में जाते हैं ना, उनको ये शक नहीं होगा कि भैया मेरे को इन्फीरियर तरीके से, इन्फीरियर नज़रिए से देखेंगे जजेस, मेरे को अलग डिसीजन सुनाएगा मेरे केस में, क्योंकि मेरा केस और ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट ने जो केस चल रहा था सेम है, तो मेरा डिसीजन भी सेम आना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा किस पे, बताओ ना, प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जो केस करेगा, समझ में आ रहा है, किसी के ऊपर वो अगर पीड़ित है, प्लेंटिफ कौन है, वो पीड़ित है, वो पीड़ित है, वो केस करेगा किसी भी डिफेंडेंट के ऊपर, और वो क्या करेगा, वो इस एस्पिरेशन से जिएगा कि भैया हाँ मेरा जो केस है वो भले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया गया उसी के बेसिस पे मेरे को क्या मिलेगा, बताओ ना, न्याय मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही बात है। तो ये एक प्रकार का क्या करता है, बताओ ना, लीगल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाता है, सिमिलर केसेस को एक एक जैसे ट्रीट करने के लिए जो है ये एक प्रकार का नियम बनाता है कि भैया सिमिलर केसेस को एक ही प्रकार से ट्रीट करो, जो भी प्रेसिडेंट्स है उसको फॉलो करो। हायरकी ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, देखो प्रेसिडेंट्स हायरकी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक चीज मैं तुमको समझाता हूं, देखो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बेंच नहीं बैठता, बहुत सारे बेंचेस हैं, ठीक है। बहुत सारे बेंचेस ऑफ जो है हमारे चीफ जस्टिस बैठते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट बेंच, ये सेकंड बेंच, ये थर्ड बेंच, पकड़ लो, एक बेंच में पकड़ लो 3-4 आदमी बैठ रहे, 3-4 हमारे मजिस्ट्रेट्स बैठ रहे, सॉरी चीफ जस्टिस बैठ रहे, ठीक है, 3-4 बैठ रहे। तो किसी भी एक बेंच ने जो डिसीजन सुनाया ना, वो दूसरे बेंच के ऊपर लागू नहीं होगा, दूसरा बेंच जो है वो दूसरा डिसीजन सुना सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये सारे बेंचेस इक्वल पावर के साथ आता है, इक्वल है। तो एक बेंच दूसरे बेंच को फॉलो करेगा, एक बेंच दूसरे बेंच को फॉलो करेगा, ये नेसेसरी नहीं है। अगर फॉलो करना चाहता है दूसरा बेंच, वो फॉलो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट बेंच ने किसी भी नए टॉपिक के ऊपर डिसीजन सुनाया, तो सेकंड बेंच जो है वो कह रहा है कि यार मैं अलग प्रकार से डिसीजन सुनाऊंगा, ये होगा। प्रेसिडेंट किसके ऊपर लागू होगा? प्रेसिडेंट, ये सिमिलर पावर वाले लोग फॉलो नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, ये फॉलो करेगा लोअर वाले कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है? हाई कोर्ट, ये फॉलो करेगा। हाई कोर्ट के नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है, ये लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मैं तुमको एक समझाता हूं, पकड़ लो, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया, ठीक है, पकड़ लो, एकदम नया केस है, न्यू केस, न्यू केस में डिसीजन सुनाया, तो बन गया प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कलकत्ता हाई कोर्ट फॉलो करेगा? नहीं। नहीं करेगा? क्योंकि दोनों के पास सेम पावर है, दोनों के पास सेम पावर है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन सुनाया गया, उसका जो प्रेसिडेंट बना, क्योंकि नया डिसीजन है, नया लॉ बन रहा है, उसका फॉलो सिर्फ उसके नीचे वाले कोर्ट्स करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे बॉम्बे हाई कोर्ट के नीचे जो जितने भी कोर्ट्स रहेंगे, ठीक है, वो फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट फॉलो नहीं करेगा। सुनो, कलकत्ता हाई कोर्ट के मर्जी के ऊपर है, कलकत्ता हाई कोर्ट अगर फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो एक बात दिमाग में पूरा क्लियर कर लो कि प्रेसिडेंट जो है ना वो लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे, ऊपर वाले कोर्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, नीचे वाले कोर्ट फॉलो करेंगे। अब देखो, a Supreme Court decision. The Supreme Court is the highest judicial authority in India. Its decisions are binding on all courts and tribunals, on all courts and tribunals under Article 141 of the Constitution. इवन ऑबिटर डिक्टा, ये पढ़ेंगे हम लोग, ऑबिटर डिक्टा जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। आर बाइंडिंग इफ दे एड्रेस अ पॉइंट रेस्ड एंड आर्ग्यूड। सिंपल चीज ये है, ऑबिटर डिक्टा का पूरा एक पैराग्राफ है, वो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे जाके, ठीक है। अभी के लिए तुमको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया में, ठीक है। हाई कोर्ट्स डिसीजन बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। Decisions of one high court have only pervasive value in the other high court. Pervasive value का मतलब पता है?
परवेसिव वैल्यू का मतलब होता है कि उसका मर्जी, बाकी जो अदर हाई कोर्ट है वो परस्यू कर सकता है किसी दूसरे हाई कोर्ट का डिसीजन, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन उसके जो लोअर कोर्ट है, उसके अंदर जो कोर्ट है, वो सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो करेगा। बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना, वो बाइंडिंग है, 100% बाइंडिंग है, मैंडेटरीली बाइंडिंग है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन परसुएसिव है फॉर द अदर हाई कोर्ट। मतलब परसुएसिव है फॉर द अदर हाई कोर्ट का मतलब ये होता है कि बाकी जो हाई कोर्ट्स है ना, वो सिर्फ उनके ऊपर है, उनकी मर्जी के ऊपर है, उनकी मर्जी के ऊपर है वो फॉलो करे ना करे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का पावर एक है। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कलकत्ता हाई कोर्ट नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के है जुरिस्डिक्शन में सारे हाई कोर्ट्स आते हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब पावर, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सारे हाई कोर्ट आते हैं, इंडिया में सारे हाई कोर्ट आते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया वो सारे हाई कोर्ट फॉलो करेंगे, लेकिन किसी भी एक हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट सुनाया, बाकी के हाई कोर्ट जो है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट है, वो लोग फॉलो नहीं करेंगे मैंडेटरीली। वो परसुएसिव है, अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। को इक्वल बेंचेस, अ सिंगल जज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन स्मॉलर बेंचेस। अ डिवीजन बेंच 2 judges or full bench 3+ judges decision is binding on smaller benches. One bench cannot overrule another co-equal bench. Conflicting issues must be referred to a larger bench. बेंच का मतलब क्या होता है? बेंच का मतलब ये होता है कि अगर 2 बेंच जजेस है, यहां पर 2 बेंच जजेस है, तो इनका पावर 1 है, ठीक है, इनका पावर 1 है। लेकिन अगर किसी बेंच में 5 जजेस बैठे हैं, ठीक है, तो इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, इससे तो इसका पावर ज्यादा है, राइट। तो अगर 2 बेंच वाले जजेस ने अगर कोई भी डिसीजन सुनाया, वो मैंडेटरीली 5 बेंच वाले हाईकोर्ट नहीं मानेगा, वो ओवररूल करने का पावर है 5 बेंच वाले हाईकोर्ट के पास। तो 1 बेंच कैनॉट ओवररूल अनदर को इक्वल बेंच। अगर 2 इक्वल्स टू 2 है, मतलब 2 बेंच का जजेस बैठे हैं और यहां पर भी 2 जजेस का बेंच बैठा है, यहाँ पे 2 जजेस का बेंच, यहाँ पे 2 जजेस का बेंच, इसने एक सुना है। सेम हाई कोर्ट के बारे में बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, सेम चीज है कि अगर इक्वल बेंचेस है तो एक दूसरे का डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकते। ओवररूल नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं कह सकते, ये 2 जज नहीं कह सकता कि भैया ये जो 2 जज है जिसने जो डिसीजन सुना है वो मैं नहीं मानूंगा, उसको मान के चलना होगा, क्योंकि सेम पावर है दोनों के पास, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो बैठेगा ना, इसके ऊपर जो बैठेगा कौन? 5 जज वाले बेंच, इसके पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है। तो लार्जर बेंच जो है उसके पास पावर है, लार्जर बेंच लार्जर पावर। 1 बेंच कैनॉट ओवररूल अनदर को इक्वल बेंच। को इक्वल बेंच अच्छे से पढ़ो, को इक्वल बेंच, को इक्वल बेंच, को इक्वल बेंच। कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज मस्ट बी रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच। जब कभी भी इश्यूज कन्फ्लिक्ट हो रहे हो तो लार्जर बेंच को दे दो, लार्जर बेंच कर सकता है, लार्जर बेंच ओवररूल कर सकता है। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल सर, यहां तक बहुत क्लियर। जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा सर, इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अगर आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है, तो सो दैट मेरे को पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग। ओके, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, पढ़ सकते हो। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीवीसी काउंसिल डिसीजन, ये क्या है? डिसीजन ऑफ ए प्रीवीसी काउंसिल प्री 1950 का, जो प्री 1950 के पहले जो डिसीजंस दिए गए बाय दी काउंसिल्स आर बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट्स अनलेस ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया तो सारे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। प्री 1950 के पहले जितने भी डिसीजंस लिए गए। सर ये प्रीवी काउंसिल कौन है सर, ये बता दो भाई। प्रीवी काउंसिल अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रीवी काउंसिल कौन है, क्यों? मैं तुमको बताता हूँ, ये ब्रिटेन का है। ये ब्रिटेन का जब ब्रिटेन थे ना, जब ब्रिटिश लोग राज करते थे यहाँ पे, तो उससे पहले प्रीवी काउंसिल होते थे, ठीक है। प्रीवी काउंसिल एक प्रकार का सुपीरियर सॉवरियन अथॉरिटी होते थे, ठीक है। वो लोग डिसीजन सुनाते थे, तो उनका डिसीजन जो है हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। 1950 से पहले जितने भी डिसीजन बाइंडिंग है हाई कोर्ट के ऊपर, अनलेस सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला ए हाई कोर्ट तेरे को फॉलो नहीं करना है रे, तेरे को प्रीवी काउंसिल का कोई भी डिसीजन फॉलो नहीं करना है रे हाई कोर्ट,
अगर ऐसा बोल दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो फॉलो नहीं करेगा हाई कोर्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे एक प्रीवी काउंसिल वाले क्या बोलते, क्या क्या करके गए। ठीक है, चलो एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स के एडवांटेजेस क्या है? होमवर्क, इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तो होमवर्क दूंगा, सारा मक्खन तुम खा के चले जाओगे, बर्तन तो धो के रखोगे ना, तो बर्तन ये धो लेना है। एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंट्स पर लेना है अच्छे से। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, अब बहुत 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 ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा बवाल काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स देखेंगे हम लोग। देखो, पहला प्रेसिडेंट है डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। एक एक करके सबसे पहले सिखा दूंगा, उसके बाद मैं मार्किंग करवाऊंगा यहाँ से। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, ऑरिजिनल प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। बस खत्म, 5 प्रेसिडेंट से ये देखेंगे हम लोग। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? बताओ ना, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? मैं तेरे को 1 मिनट दे रहा हूं, इसको एक बार रीड कर लो और अपने आप समझने की कोशिश करो। मैंने इस प्रकार से ड्राफ्टिंग किया है भाई मेरे, कि तुम खुद ही अगर पढ़ लोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा एफर्ट्स लगा रहे हो तो थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, एक बार कोशिश तो करो जरा, कोशिश करो जरा। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट पढ़ के देखो डेफिनेशन क्या है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होता है कि कोई भी लॉ कोई भी लॉ एग्जिस्टिंग लॉ है, यहां पे नया लॉ नहीं बन रहा है। कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग रूल को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर से अप्लाई कर देंगे। इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे रूल का और अप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है ना, उसी को दोबारा अप्लाई करना, इसको कहा जाता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। यहाँ पे कोई न्यू रूल, न्यू कुछ नहीं बनता। ठीक है, जो पहले से बना है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट अप्लाइज ऑन एन एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ टू अ केस। हम लोग एग्जिस्टिंग रूल को किसी भी केस में अप्लाई करेंगे। ठीक है। रोल, इट रीअफर्म्स एंड रीइंफोर्सेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स है जो कि मर रहे हैं, इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो इसको रीअफर्म करते हैं, रीअफर्म रीइंफोर्स करते हैं। कौन? हमारे जजेस कहते हैं कि भैया ऑलरेडी यहाँ पे लॉ बना है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, चिपकाएंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, इफ अ कोर्ट अप्लाइज अ वेल नोन रूल, मतलब कोई जाना पहचाना रूल, ठीक है, इट इज अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। जाना पहचाना रूल कुछ भी हो सकता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एक प्रकार का रूल है, ये तो सबको पता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब तुम अगर लॉ को इग्नोर करोगे तो इससे तुम बच नहीं सकते, तुम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, इग्नोरेंट नहीं हो सकते तुम। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम बाइक लेकर निकल गए ट्रैफिक में, और तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ट्रैफिक रूल्स आता नहीं है। ठीक है, तुम इग्नोरेंट हो, तो इससे तुम बच नहीं सकते, तुमको फाइन भरना पड़ेगा। तुमको हेलमेट लगाना था, तुमने नहीं लगाया, तुम कह रहे हो कि सर मेरे को रूल्स नहीं पता, तो ऐसा नहीं चलने वाला भाई मेरे। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर, आगे बढ़ो। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस क्या है सर इसका? सिग्निफिकेंस क्या है सर इसका? सिग्निफिकेंस है मोर कॉमन इन एडवांस्ड लीगल सिस्टम, एक्ट्स एज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। अब देखो, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है? ओरिजिनल प्रेसिडेंट मतलब नया रूल बनना, जैसे सबरीमाला टेम्पल का केस, वो एक केस एज एन एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, वही है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। मतलब जज नया नया फ्रेश फ्रेश केस लेकर फ्रेश फ्रेश रूल बना रहा है। ऐसा रूल पहले कभी मेरे 10 जन्म में हमारे 10 पुरखों ने नहीं देखा। तो नया रूल बन रहा है, यहाँ पे नया केस है, नया रूल बन रहा है। ठीक है। डेफिनेशन, एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ। रोल, it develops and expands the legal system by introducing new principles. Example, a court interpreting a new issue like digital privacy, setting a precedent for future cases. डिजिटल प्राइवेसी, अब देखो ये डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बड़ा, अच्छा बताओ, डिजिटलाइजेशन क्या 10 साल पहले से आ रहा है, हो रहा है क्या? 10 साल पहले का वो नहीं है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन अभी अभी हाल फिलहाल प्रॉपर तरीके से हो रहा है, 5 साल 6 साल 20 साल पहले तो नहीं हो रहा था। राइट, कम से कम 20 साल पहले तो नहीं हो रहा था, ये तो नया है। ठीक है, तो नया अगर चीज निकल रहा है, अब देखो डिजिटल प्राइवेसी जो है, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे एआई टूल्स बढ़ेंगे, आप किसी की फोटोज को मॉर्फ कर सकते हो, किसी की फोटोज को म्यूटिलेट कर सकते हो, किसी की वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, डिजिटल कानून। भैया इतना ज्यादा फ्रॉड होते हैं, मतलब डिजिटल, क्या बताऊं मैं। तुम्हारे मम्मी पापा का वॉइस क्लोन निकाल देंगे और तुमको कॉल लगाएंगे, ठीक है, और वो जान पहचान का बंदा होता है, वॉइस क्लोन कर लेंगे तुम्हारे मम्मी पापा का वॉइस से, तुमको कॉल लगाएंगे, ठीक है, और कॉल लगाएंगे, तुमसे पैसा मांगेंगे।
तुमको लगेगा तुम्हारा मम्मी पैसा मांग रहा है, तो मांग रही है। तो इसी प्रकार से होता है डिजिटल, क्या बताओ ना, डिजिटल फ्रॉड्स। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग नया नया सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, नया नया हम लोग लूप होल्स देखेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नया नया रूल्स बनाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग। सिग्निफिकेंस कॉमन नहीं है ज्यादा, बट हाईली इंपैक्टफुल है। कॉमन मतलब हर दिन तुम थोड़ी ना देखते हो कि नया नया प्रेसिडेंट बन रहा है, नया नया रूल बन रहा है, नहीं ना, तो कॉमन नहीं है। ड्राइव्स द इवोल्यूशन ऑफ लॉ, ऑब्वियसली लॉ इवॉल्व होता है इससे। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, परसुएसिव जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, परसुएसिव है, परसुएसिव है, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया, पहले ही बताया था। ओनली परसुएसिव मतलब ऑब्लाइज्ड नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम ऑब्लाइज्ड नहीं हो, तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है कि तुमको फॉलो करना ही है, ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हारे ऊपर। ठीक है। अ प्रेसिडेंट दैट जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड, मतलब वो ऑब्लिगेशन नहीं है जजेस के ऊपर कि तुमको फॉलो करना ही है। ठीक है। आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो बट मे कंसिडर, तुम कंसिडर कर सकते हो, तुम्हारे विवेक के ऊपर है, तुम्हारे मंशा के ऊपर है, तुम्हारे मर्जी के ऊपर है कि तुम फॉलो करो ना करो, ड्यू टू इट्स लॉजिकल एंड हिस्टोरिकल वैल्यू। ऑब्वियसली अगर तुमको कोई लॉ लॉजिकल लगता है तो तुम क्यों फॉलो नहीं करोगे? तुम शायद किसी दूसरे कोर्ट के जज हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो तुमने जो लॉ बनाया है वो काफी लॉजिकल है। अगर वो लॉजिकल है तो तुम क्यों नहीं फॉलो करोगे? ऑब्वियसली फॉलो करेंगे हम लोग। तो ठीक ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है फॉलो करने के लिए, तो तुम्हारे मन के ऊपर है। तो अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तुम फॉलो कर सकते हो। इसका मतलब होता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। ठीक है। डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इन अनदर हाई कोर्ट, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल के तौर पे बताया था, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर ऑब्लाइज नहीं है कि उसका डिसीजन फॉलो करे, लेकिन हाँ कंसिडर कर सकता है। रूलिंग ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा आगे जाके देखेंगे हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल है ऑबिटर डिक्टा। फिर देखो नेचर, नेचर क्या है? नॉट अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ बट ए हिस्टोरिकल सोर्स, जजेस में अटैच ग्रेट वेट इफ दे फाइंड इट परसुएसिव। मतलब जजेस के ऊपर है कि अगर उसको परसुएसिव लगे तो वो फॉलो करे, अगर नहीं लगे तो ना करे। ठीक है। एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव मतलब तुमको फॉलो इच करना है, तुमको 100% फॉलो करना है, तुमको 100% फॉलो करना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो हाई कोर्ट और उसके नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है सब फॉलो करेंगे। तो डेफिनेशन, अ प्रेसिडेंट दैट जज मस्ट फॉलो रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बता दिया तो तुमको फॉलो करना ही है, करना ही है, करना ही है। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। फिर देखो बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स मतलब एब्सोल्युटली जजेस को फॉलो करना है, इसी को कहा जाता है बाइंडिंग फोर्स। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं है, तुम्हारे मंशा के ऊपर नहीं है, तुम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते इसको। ठीक है। टू डिसरिगार्ड इट, तुम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, तुम उसको नहीं मानोगे, इस प्रकार से नहीं बोल सकते, तुमको फॉलो करना ही है, करना ही है, करना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाई कोर्ट के फॉलो करना है, एंड सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जितने भी लोअर कोर्ट्स है उनको फॉलो करना ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स इन इंडिया। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मस्ट फॉलो डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट। भैया सिंपल चीज है, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा 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 तुमको स्टॉप करूंगा और एक चीज बताऊंगा तुमको कि भाई मेरे सुन, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, लेकिन इन फास्ट जैसे मैं फास्ट फास्ट करता हूँ ना, उस प्रकार से एक एक चीज जो है मेरे दिमाग में आता रहता है, मैं एक एक चीज जो है याद कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं स्लो करूंगा तो मैं ढीला पड़ जाऊंगा। तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, और एक एक चीज मेरे दिमाग में जो है वो मैं तुमको बताता हूँ कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। समझ में आ रहा है? तुमको अगर लग रहा है कि थोड़ा सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो तुम वीडियो को स्लो मत करो, लेकिन तुम इसको और एक बार देख लो, ये पोर्शन को थोड़ा प्रीव्यू में जाके थोड़ा बैक जाके फिर से देख लो एक बार, तो तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग फास्ट नहीं जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे, फास्ट फास्ट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन एक एक चीज तुमको मैं समझाऊंगा, और तुम 100 बार मुझको पूछोगे, मैं 100 बार तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, प्रोवाइडेड दैट तुम कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, अगर ये वीडियो अगर यूट्यूब के ऊपर जा रहा है तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं जा रहा है और हमारे अर्जुना बैच वाले स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो भाई मेरे तुमको मेरे नंबर पे मैसेज कर देना है। एक बार नंबर मैंने बहुत बार दे रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, तुम देख लो आराम से, मैसेज करो मुझको, बहुत ब्यूटीफुली मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी में डाउट नहीं रखना है, एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे सब कुछ। फिर देखो, अ सिंगल जज मस्ट फॉलो डिसीजंस ऑफ अ डिवीजन बेंच और फुल बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट। अगर कोई सिंगल जज है और उसके ऊपर बहुत सारे जजेस हैं, ठीक है,
ये जजेस का डिसीजन जो है वो एक सिंगल जज तो सुनेगा ही ना। तो ऑल कोर्ट्स आर बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अंडर आर्टिकल 141। ये तो मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाउंड है, बाउंडेड है, बाइंडिंग है सारे सारे जजेस के ऊपर, सारे कोर्ट्स के ऊपर। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव, ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां पे तुमको फॉलो नहीं करना है, जहां पे तुमको फॉलो नहीं करना है। यूजुअली तुमको फॉलो करना होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ रीजंस, थोड़े चेंजेस है जिसके कारण तुमको फॉलो नहीं करना है। तुम एक जज हो, तुम्हारे पास एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था जो पहले जजमेंट दे चुका है। तो जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, न्यू लॉ बन चुका है, नया केस था और प्रेसिडेंट बन चुका है। अब तुम्हारे सामने भी ये सेम टू सेम केस है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो अगर ऐसा चेंजेस है तो तुमको ऐसा मतलब फॉलो करना ही है, ऐसा नहीं है। तुम लोअर कोर्ट हो, तुम हाई कोर्ट हो, तुमको फॉलो करना ही ऐसा नहीं है। डेफिनेशंस, अ प्रेसिडेंट दैट इज यूजुअली बाइंडिंग, नॉर्मली बाइंडिंग होता है, बट कैनॉट बी डिसरिगार्डेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कैनॉट बी डिसरिगार्डेड अंडर सॉरी कैनॉट कह रहा हूं मैं, कैन बी डिसरिगार्डेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कंडीशंस फॉर डिसरिगार्ड, इफ द प्रेसिडेंट इज रॉन्ग, इफ इट इज अनजस्ट और आउटडेटेड। ये जो प्रेसिडेंट सुनाया गया ना, जजमेंट सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, वो जजमेंट लगभग तुमको लग रहा है कि रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो तुम फॉलो ना करो, ठीक है, फॉलो ना करो। और अगर तुमको लग रहा है कि आउटडेटेड हो चुका है तो तुम फॉलो ना करो। और सर, हाई कोर्ट के पास इतना पावर है क्या, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो नहीं करेगा? हाई कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा पता है? हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया और जो लोग हैं ना वहाँ पे, लॉयर वगैरह रहेंगे, एडवोकेट वगैरह, वो क्या करेंगे, चैलेंज कर देंगे इस डिसीजन को। वो डिसीजन घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का तो बाइंडिंग होता ही है। बाकी जो हाई कोर्ट का डिसीजन, अगर लोअर कोर्ट, इसकी जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर लग रहा है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन सुनाया गया वो आउटडेटेड हो चुका है, तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फॉलो नहीं करेगा। और अगर तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आ रहा है तो तुम डेफिनेटली हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आ रहा है, तुम डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ कि 40 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, और मैं वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सो दैट तुम लोग को बोर फील हो जाओगे। तुम लोग जितना मैंने करवाया इतना तुम लर्न करो, डेली के डेली बैठो, डेली के डेली नोट्स बनाओ, लर्न करो, मज़े करो एंड राइट करो। समझ में आ रहा है? उससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम बहुत अच्छे से जो है तुम्हारा रिवीजन हो पाएगा। और एक क्लास लगेगा और एक क्लास के साथ तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्या बताओ, ये देखो 2 ही पेजेस बचे हैं बस, 2 ही पेजेस बचे हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। किसी ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लियो। चलो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, वी नीड योर हेल्प।